नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। बलौदाबाजार जिले में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से वर्चुअल माध्यम से जिले के नवीन साइबर थाने का शुभारंभ किया। इस मौके पर बलौदाबाजार की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। इससे निपटने के लिए तकनीकी दक्षता, आधुनिक संसाधन और आम जन की जागरूकता बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा साइबर थाना और साइबर भवन की स्थापना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी की वर्चुअल प्रेजेंस में और शासन के निर्देश से जिला बलौदाबाजार भाटापारा में साइबर पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है और इस थाने में कुल 13 लोगों की तैनाती करते हुए इंस्पेक्टर प्रणाली वैद्य को यहाँ का चार्ज दिया गया है। और निश्चित रूप से जो जिले में इससे पूर्व साइबर सेल के रूप में ये शाखा संचालित थी, उसको साइबर थाना के रूप में उसका जो आज सौगात मिली है, उससे जिले में घटित हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम, धरपकड़ और जागरूकता तीनों विषय में गति मिलेगी और इसका लाभ हमारे पूरे जिला वासियों को, पूरे शहर वासियों को आने वाले दिनों में हासिल होगा। पुनः शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस धन्यवाद ज्ञापित करती है। कबीरधाम जिले के एसपी ने कथित अन्याय और भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। अधिकारी का कहना है कि नियमों के बावजूद उन्हें जानबूझकर पदोन्नति से वंचित रखा गया। पदोन्नति नहीं होने पर उन्होंने अपनी पीड़ा जताते हुए कहा कि सीएम को लिखे पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कवर्धा में कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने सवाल खड़े किए हैं। 2012 बैच के आईपीएस ने सीएम को लिखे पत्र में बताया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विभिन्न प्रमोशन सूचियों पर उनके नाम पर विचार तो किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रमोशन नहीं दिया गया। पत्र में ये भी लिखा है कि पुलिस विभाग में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर प्रकरण दर्ज है या कई मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबित है, फिर भी उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। ऐसे में समान परिस्थिति में उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना भेदभावपूर्ण है। देखिए, मेरे को जूनियर स्केल भी नहीं दिया गया है, सीनियर स्केल भी नहीं दिया गया है और इसके अलावा डीआईजी के पद जो 2012 का मैं आईपीएस हूँ, 2012 के बैच को सबको डीआईजी बना दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। मेरा एक कोई प्रकरण मध्य प्रदेश में बताया जाता है जिसमें कि पहले खात्मा चला गया था, जो कि अभी न्यायालय से स्वीकृत नहीं हुआ है, तो चूंकि वो विवेचना में लंबित बताया गया है। और अन्य लोगों के विरुद्ध भी इस प्रकार के मामले थे और भारत सरकार के जो पदोन्नति नियम हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को वो या तो वो निलंबित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच हो या न्यायालय में कोई अभियोग पत्र दाखिल किया गया हो। उक्त क्राइटेरिया में नहीं आता हूं, फिर भी मेरे 3 प्रमोशन रोके गए हैं। इसी कारण से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीजी साहब को, मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा है और अपनी व्यथा को निवेदन के स्वरूप में उनसे किया है। मुझे आशा है कि वो मेरे पत्र पर गौर करेंगे और मेरा भी पात्रता अनुसार प्रमोशन करेंगे। क्या लगता है सर, वीआईपी जिले में पदस्थी डिप्टी सीएम के जो गृह जिले में पदस्थ, इसका भी खामियाजा भुगती जा रही है, ये ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ। मैं अपने इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ और चूंकि मैं अपने अनुशासन के बेड़े के सिपाही हैं, हम लोग अपनी बात को हम निवेदन कर सकते हैं और पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से हमने निवेदन अपनी बातों को सब कर दिया गया। सर, गृह मंत्री के जिले में जो है पदस्थ बावजूद जो है इस तरह से भेदभाव बढ़ती जा रही है, इस बात को लेकर क्या डिप्टी सीएम से भी आप चर्चा करेंगे? जरूर, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मेरी व्यथा को सुने और यथास्थित मेरे को भी न्याय दिलाने का कष्ट करें। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले के पलारी सनौत धान उपार्जन केंद्र में 26 किसानों का रकबा बिना अनुमति जबरन समर्पित किए जाने के गंभीर मामले के विरोध में विधायक संगीता सिन्हा किसानों के साथ धरने पर बैठकर शासन प्रशासन को आड़े हाथों लिया। पलारी सनौत धान उपार्जन केंद्र में मामला सामने आया कि तहसीलदार के दबाव में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किसानों की जानकारी एवं सहमति के बिना रकबा समर्पण कर दिया गया है। इस घटना से सनौत, पलारी, सांगली, भिरैया, बोहारा के किसान आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना मिलने की विधायक संगीता सिन्हा मौके पर पहुंची। विधायक संगीता सिन्हा ने तहसीलदार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों का रकबा जबरन समर्पण पूरी तरह असंवैधानिक है। बिना अनुमति धान समर्पण किसानों के सम्मान पर सीधा हमला है। उन्होंने तत्काल टोकन काटने, समर्पित रकबा वापस करने और सभी विसंगतियों को दूर करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं को शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। सभा को इतना क्यों टारगेट करते हो आप लोग? क्या ये बड़े बड़े किसान है, इनका रकबा नहीं है? ये पूरे बड़े किसान है, नाम लिखे हो। ये पूरे इतने लोगों का रकबा समर्पण हुआ है, किसके फॉर्म किया ये रकबा समर्पण? किसी ने भाई देखो, बात नहीं है कि वो रकबा समर्पण। बड़े अधिकारी इसका आदेश करते तभी होता है। किसने करवाया ये बताइए? तहसीलदार साहब करवाया। प्रशासन का निर्देश है। निर्देश दिखाइए मुझे आप, कहाँ से निर्देश रकबा समर्पण का आप आदेश लेकर दिखाइए जी मुझे। हमारा जनप्रतिनिधि है, आज ये किसान भिड़े हैं तो ये त्रुटि का सुधार हुआ है। अगर किसान नहीं भिड़ते तो त्रुटि सुधार नहीं होता। आप अपना नौकरी समर्पण करेंगे क्या? बताइए। सर्वधर्म सेवा संस्था विगत 5 वर्षों से अंगदान एवं देहदान जागरूकता अभियान सतत रूप से संचालित कर रही है। इस अवधि में संस्था द्वारा 350 से अधिक महादानियों से संकल्प पत्र भरवाए जा चुके हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इसी कड़ी में तालपुरी निवासी नानाजी जगन मेश्राम एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा नानाजी मेश्राम ने सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई के माध्यम से अपने परिवार जनों की उपस्थिति में मरणोपरांत देहदान का पवित्र संकल्प लिया। ये वृद्ध दंपति जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर भिलाई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय कुमार धाबाड़े के सास ससुर हैं। डॉक्टर उदय कुमार ने बताया कि एक देहदान होने से कम 100 से 200 डॉक्टर उससे बनते हैं और वे हजारों लाखों लोगों की सेवाएं करते हैं। इसलिए मैं उनको इस पूरी कार्य के लिए साधुवाद देता हूं, साथ ही सर्वधर्म सेवा संस्था को भी साधुवाद देता हूं।
लगातार बढ़ती बीमारियों के कारण किडनी, लीवर, हृदय, आंखों सहित अन्य महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यकता लगातार बढ़ती देखी जा रही है। लेकिन समय पर अंग उपलब्ध न होने से सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की अकाल मृत्यु भी होते देखी जाती है। इसी मानसिक संकट को देखते हुए संस्था अंगदान देहदान को भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानती है। संस्था पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार से ये मांग करती आ रही है कि अंगदान एवं देहदान अभियान को प्रदेश स्तर पर प्राथमिकता दी जाए। देहदान अंगदान करने वाले दानियों को मरणोपरांत राजकीय सम्मान प्रदान किया जाए। इस विषय को लेकर संस्था द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को एवं वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। हाल ही में संस्था द्वारा डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष से भेंट कर विस्तृत निवेदन किया गया था। अभियान को लेकर आगे बढ़ाने वाले समर्पित कार्यकर्ता पिछले 5 वर्षों से इस मानवीय अभियान को सफल बनाने में संस्था के प्रतीक भोई, सुरेश खांडवे, राकेश रत्नाकर, भेखराम साहू, रघुवंश सैनी, घनश्याम पांडे, भागवत सिंह वर्मा, नोहर सिंह, रिजवान खान, संतोष उमरीकर, नितेश मिश्रा, वसंत सालंकर, गायत्री गोस्वामी, अरुणा शर्मा, जया सरनाइक सहित अन्य कार्यकर्ताओं का भी इसमें सराहनीय योगदान रहा है। आज मेरे सास और ससुर जी ने देहदान का फॉर्म भरा है और उन्होंने संकल्प लिया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि एक जो देहदान होने से कम 100-200 डॉक्टर उससे बनते हैं और वो हजारों लाखों लोगों की सेवा करते हैं। तो उनके इस पुनीत कार्य के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। साथ में जन समर्पण संस्था जो भिलाई की सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई की, जो हमेशा इस काम में मैं उनके साथ पहले से भी जुड़ा था और उनकी कामों से मैं कार्यों से प्रभावित था, वो संस्था आज आई और उन्होंने पूरे सभी लोगों ने ऑड आवर्स में यहाँ आए और उन्होंने देहदान के पूरी फॉर्मेलिटी की। तो मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके इस जागरूकता भरे अभियान का मैं जाना और मैंने उनसे बात की, उन्होंने उसमें तैयारी की। तो आप लोगों का जो प्रोग्राम होता है निश्चय ही वो सराहनीय है, आपका कार्य सराहनीय है। और ऐसे ही देहदान दाता उससे भी ज़्यादा सराहनीय, जिसके देह से कई डॉक्टर, मैं भी शायद डॉक्टर किसी के देहदान से ही बना हूँगा। तो मैं आप सभी लोगों को विनंती करता हूँ, सभी और जो भी देख रहे हैं, कि सब जरूरत पड़ने पर जहाँ कहीं भी हो सकता है आप अपने देह को दान दीजिए या अंग को दान कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी के कुछ काम आए, नहीं तो ये जल के या मिट्टी में दब के खत्म ही हो जाना है। धन्यवाद। शरीर नाशीवंत है और इस शरीर में आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनका मिश्रण है। ये जब शरीर में से निकल जाते हैं सिर्फ पृथ्वी बचती है। पृथ्वी बचती है यानी सिर्फ मट्टी पर रहती है, जो जमीन है वही रहती है, बाकी सब शरीर में से निकल जाता है। इसलिए शरीर निर्जीव गिरता है, यानी मर जाता है आदमी। तो इसमें अपने हम जब मरते हैं उस वक्त मृत्यु के बाद में अपने शरीर में के जो अवयव है, तो डोळे, अपने आंखें है, वो 6 से 8 तास जिंदे रहते हैं, दूसरे को दे सकते हैं अपन। यानी मैं अकेला 2 आदमी को दिखा सकता हूँ, ये अन्य आदमी को। उसके बाद में किडनी है, 72 तास जिंदी रहती है और 72 तास में हम ये अपनी किडनी दूसरे को देकर उसकी जान बचा सकते हैं, उनको नया जीना दे सकते हैं। यकृत 12 तास रहता है, 12 तास में यकृत दूसरे को गया तो उसको नई जिंदगी मिल सकती है और वो और ज़्यादा दिन जी सकता है। उसके बाद में हृदय और फुफ्फुसा ये 6 तास रहते हैं, इसके लिए बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, तो दूसरे को ये मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, इसलिए ये बेकार न जाए, ऐसे मेरी इच्छा है। उसके बाद में त्वचा और हाडे 5 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी मिसेज की भी इच्छा है कि 5 साल तक हम दूसरे के काम में आए और जितने लोगों का अच्छा होता है, या मांस लगे या हड्डी लगे या जो भी हमारे शरीर का लगे, वो उनको फिट करके उनकी जान बचाई जाए, उनको अच्छा करना, उनको वो अच्छे होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है। इसलिए हम देहदान कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद में मरने के बाद में, यानी हमारा जान जब जाएगा तो जावे ये स्किन
नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है और ये आज हम भली भांति जानते हैं कि दिन ब दिन जो है लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और यदि आप हम सर्वे देखें तो बहुत सारे लोग अंगों के अभाव में अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में देहदान, अंगदान ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषय को लेकर आज हम विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी के निवास में आए थे और उन्होंने निवेदन किया कि अंगदान, देहदान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए। अंगदान, देहदान करने वाले यदि किसी अंगदान से किसी की जान बचाई जा सकती है तो ऐसे व्यक्ति को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए। ये निवेदन लेके डॉक्टर रमन सिंह जी को हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको बहुत जल्द ही क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकें। धन्यवाद। बहरहाल सर्वधर्म सेवा संस्था समाज के प्रत्येक नागरिकों से अपील करती है कि वो अंगदान एवं देहदान जैसे महादान के लिए आगे आएं ताकि किसी के जीवन की लौ बुझने से पहले एक नया जीवन रोशन किया जा सके। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर 16,491 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 464 किलोमीटर में फैली ये विशाल परियोजना औद्योगिक केंद्रों को सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट से जोड़कर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए तैयार है। रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग के छत्तीसगढ़ खंड में 6 लेन का एक खंड है, जिसे प्रत्येक तरफ 3 लेन है। ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी पहली सुरंग है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पहले विशाखापट्टनम से रायपुर तक यात्रा करने में 12-13 घंटे लगा करते थे, अब केवल 6-7 घंटे लगेंगे। ये सुरंग छत्तीसगढ़ के लिए विशेष है क्योंकि ये हमारी पहली और संभवतः एकमात्र सुरंग है, क्योंकि आर्थिक गलियारे में एक सदी में एक बार ही ऐसा बनता है। ये हमारा उच्च गति वाला आर्थिक गलियारा है जो छत्तीसगढ़ और भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। देखिए, इसमें जो है ना रायपुर विशाखापट्टनम में जो छत्तीसगढ़ सेक्शन है, इसमें हमारा एक 6 लेन पर मिलेगा। इधर जो है ना 3 लेन का है, लेफ्ट साइड राइट साइड 3 लेन है। तो इसमें बेसिकली 2.8 किलोमीटर का है। हमारा इसमें जो आपका वर्टिकल क्लियरेंस मिलेगा 5.5 का मिलेगा, जैसे इन जनरल जहाँ भी हम कोई स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं तो 5.5 मीटर का रखते ही हैं, ताकि हैवी मशीनरी उसमें जो है इंटर कर सके। इसके बाद देखिए, इसमें जो है ना 2.79 किलोमीटर में 5 क्रॉस पैसेज है। मान लिया कि इमरजेंसी में कुछ फायर हो गया, ये हो गया, तो क्रॉस करने के लिए हर एक जो है 500 मीटर पे 5 क्रॉस पैसेज हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन हम इमरजेंसी में करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए, करीब जो है ना हर एक जो है ना आपको इसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा। वो एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा कि मतलब अंदर में गैस का मतलब देखेगा कि किस लेवल का है, मतलब जमावड़ा, मतलब ज़्यादा गैस जो है पॉइजनस भर गया या CO2 ज़्यादा हो गया, उसके अनुसार से वो ऑटोमेटिकली सेंस करके उसको कभी कभी जो पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, इमरजेंसी केस में पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। कभी कभी जब जरूरत पड़ेगा तो कुछ मतलब उसके 10% होंगे, कभी 20%, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट वो ऑटोमेटिकली जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसमें जो है ना हम पहले क्या किए हैं, ब्लास्टिंग हुआ है इसमें। पहले ब्लास्टिंग करके जो है ना हम इसमें 2 बार आपको बताए होंगे कि पहले हम हेडिंग करते हैं, उसके बाद बेंचिंग करते हैं। हेडिंग का मतलब हो गया कि जो है ना हम पहले कंट्रोल ब्लास्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है टारगेट पॉइंट्स है उसको स्मूथ करते हैं। ढेर सारा जो है आपको हम बताया कि करीब इसके टनल को फाइनल स्टेज में आने के लिए कम से कम 20 जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। स्टार्ट पॉइंट मतलब आप जब शुरू से वो करते हैं 20 के बाद आपको फिनिश प्रोडक्ट एक तरह से मिलता है। तो आपका रॉ का स्टेटा कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हमको क्या क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो सब कुछ हम देखते हुए टनल में हम लोग ये करते हैं। और बेसिकली जो हमारा ये टनल है इसका रॉ का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ जो आपको दिखा रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो चूंकि रॉक की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हमको बहुत छोटे छोटे उस पर जाने पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे पे पहला टनल है और एक जो है ना हमारे लिए जो है ना एक गर्व की बात है कि इस टनल के बनने से रायपुर विशाखापट्टनम का जो मतलब जो पहले हमको लगता था करीब 13 घंटा, ये बिल्कुल जो है आप देख रहे हो कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। पहले हमको जो है विशाखापट्टनम से रायपुर आने में करीब 12-13 घंटा लगता है, अब केवल हमको 6-7 घंटा लगेगा, मतलब 5 घंटा का सेविंग आपको होगा। और केवल इसमें आपको ऑलरेडी हम बता चुके कि केवल इसमें जो हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ सेक्शन है, एक जो है आपका टोल स्टार्ट में बताए थे वहाँ पे है, बाकी 5 जो है हमारे बीच बीच में जो कहीं पे आपका स्टेट हाईवे आ रहा है तो इंटरचेंज है, एंट्री और एग्जिट इंटरचेंज। तो मतलब ये टनल जो है छत्तीसगढ़ के लिए मतलब एक स्पेशल ही है, क्योंकि हमारा ये पहला टनल है
और हमको नहीं लगता है कि और किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे फ्यूचर में भी कहीं पे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर तो 100 साल में एक ही बार बनता है। तो हमारा ये हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर है और बनने के बाद जो है छत्तीसगढ़ के आप बोलिए पूरे इंडिया का जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जो भी जितना हमारे जो स्टेटा है सबको एक बहुत गति मिलेगा। आप समझ लीजिए कि अगर आपका टाइम में 60% टाइम बच रहा है, 40% बच रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपका फ्यूल बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपका जो है गाड़ी का वियर टियर बच रहा है। तो जैसे ही आपका रॉ मटेरियल का लागत जो है ना घटता है, उसका इम्पैक्ट सारे फिनिश प्रोडक्ट पे आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल जो है हमारे सोसाइटी के लिए एक वरदान है। वाइल्ड एनिमल को सेव करने के लिए आपको हम 2-3 जगह पे रुकवाए, जहाँ पे मतलब करीब करीब 300 मीटर के 30 मीटर स्पैन के मतलब 3-4 जो है आपको एनिमल अंडरपास दिखाए। ये अंडरपास जो है स्पेसिफिकली जैसे मान लीजिए कि एलिफेंट गुजरता है या कोई भी वाइल्ड एनिमल गुजरता है, तो 300 मीटर का समझिए कि हम तो एक ब्रिज बनाते हैं, तो मान के चलिए कि एक ब्रिज ही है ये। तो एनिमल लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए हम एनिमल अंडरपास दे रहे हैं। कहीं पे आप देख रहे हो कि मंकी कैनोपी भी है। ये मंकी कैनोपी एक नहीं है बल्कि टोटल कॉरिडोर में 28 है। ये मंकी का जहाँ पे आइडेंटिफाइड लोकेशन है, जहाँ पे क्रॉस करने का चांसेज है, जिससे वाइल्ड लाइफ ने या फॉरेस्ट ने बताया, हमने वहाँ पे मंकी कैनोपी बनाया है जहाँ पे उनका सेफ जो है मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद जो है हम अब आप देखिएगा कि कहीं कहीं हमको बताया कि कुछ जो है नॉइज बैरियर भी लगा हुआ है। आप जो देख रहे होंगे कि जो है ना हमारे आरसीसी बैरियर के ऊपर एक पट्टा लगा है प्लास्टिक का, करीब करीब 3 फुट का। तो वो जो है पट्टा बेसिकली नॉइज ऑब्जर्व करता है, वो नॉइज बैरियर है। इससे क्या होगा कि नियर बाई लोकेशन में एनिमल का मतलब हैबिटेशन है, तो उनको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हम वहाँ पे नॉइज बैरियर दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बड़े एनिमल को तो हम सेफगार्ड कर लिए, छोटे एनिमल को सेफगार्ड करने के लिए भी हमारे पास जो है रेप्टाइल क्रॉसिंग है। उसके लिए हम 300 mm का मतलब आइडेंटिफायर लोकेशन पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिए हैं वहाँ 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर माइलस्टोन जूनियर एकेडमी में भी ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रही। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।